Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जो लोग अब की बार सीटेट देने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ कुछ, अगर हम बात करें, कुछ आपके साथ टैग वर्ड्स जिन्हें आप कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। और ये वीडियो आपका एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप अब की बार अपना सीटेट दे रहे हैं तो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो टैग वर्ड्स हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं, इसके बिहाफ पे मैंने भी अपना सीटेट क्वालिफाई किया था और बहुत कम टाइम में किया था। तो अभी आपके पास टाइम कम है और अभी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जो स्टूडेंट्स जिनका मोटिवेशन थोड़ा सा भी डाउन है और जिनका फुल है, वो भी इस वीडियो को बहुत ज़रूर देखें और पूरी फुल देखें ताकि ये वीडियो आपको हेल्प कर सके। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो इसको लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चैनल से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो फर्स्ट वर्ड है आपके सामने स्टैंडर्डाइज और सेकंड है फ्लेक्सिबल। तो देखिए, अगर हम बात करें तो स्टैंडर्डाइज, चाहे बच्चे का करिकुलम हो या उसका असेसमेंट हो, हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है? यहाँ पे स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि एक लाठी से हाँकना। ठीक है, मतलब जो बच्चा किसी भी तरह का है, चाहे उसको कोई प्रॉब्लम है, उसका सीखने में उसको दिक्कत है, या फिर अगर हम बात करें कि स्लो लर्नर है, ठीक है, तो किसी भी तरह का बच्चा है उसको हम सबको सेम तरह से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सेम टाइप का करिकुलम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। ये वर्ड वहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, कुछ जगह होती हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड पॉजिटिव होता है, बट वो कुछ रेयर केस होते हैं। जैसे आपकी यूनिफॉर्म है, आपकी यूनिफॉर्म सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिफॉर्म है वो एक जैसी होती है, तो वहाँ पे पॉजिटिव काम करता है। ठीक है, अदरवाइज स्टैंडर्ड जो है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेगेटिव वर्ड होता है। वहीं पर क्या पॉजिटिव होगा? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल पॉजिटिव होगा कि बच्चे के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप करिकुलम को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बच्चा किस तरह का है, कैसे वो सीख रहा है, उसको कैसी एक्टिविटी की ज़रूरत है, कौन सी एक्टिविटी से वो सीख पाएगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड आपको शायद समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओनली। ओनली वाला ऑप्शन हमेशा हमेशा मतलब 99% केसेस में ओनली वाला ऑप्शन गलत होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जो आपकी लर्निंग है ना, उसमें एक एस्पेक्ट काम नहीं करता। एनवायरनमेंट भी होता है, उसके साथ टीचर की अगर हम बात करें, मटेरियल की बात करें, टीचिंग एड्स की बात करें, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो कोई भी ऑप्शन जो है ओनली की तरफ अगर बात करेगा तो 99% केसेस में वो आपका नेगेटिव ही होगा। ठीक है, 1% आपका पॉजिटिव हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 99% वहां पे आपका ओनली वर्ड जो है नेगेटिव होता है। यहीं पे हम बात करेंगे इंक्लूसिविटी की। ठीक है, इंक्लूसिविटी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सारे एस्पेक्ट्स को जोड़कर जो है आपकी लर्निंग होती है। किसी एक एस्पेक्ट से लर्निंग बच्चे की नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल समावेशन की तरफ बच्चे को हम लेकर जाएंगे। ठीक है, ओनली की तरफ नहीं। क्लियर? नेक्स्ट है, जस्ट वेट प्लीज। देखिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है आपका, अगर हम बात करें, रिजिडिटी। तो देखिए, रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी बात करते अगर हम बात करें, रिजिडिटी होता है कि मतलब किसी भी तरह का चेंज ना होना, रिजिड हो जाना, कठोर हो जाना। ठीक है, मान लीजिए आपका असेसमेंट है। ठीक है, असेसमेंट है, आप सभी बच्चों के लिए सेम यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरह से बच्चा, किसी भी तरह का बच्चा है और उसके लिए आप सेम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा चेंज नहीं कर रहे हैं कोई भी। मान लीजिए कोई बच्चा है जो धीरे सीखता है और एक बच्चा है जो जल्दी सीख लेता है। तो जो बच्चा जल्दी सीख लेता है
उसको उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो बच्चा धीरे सीखता है उसके लिए आपको अपने मेथड में, अपने मटेरियल में चेंज लाना होगा। ठीक है, चेंज लाना होगा। तो अगर वहाँ पे आप रिजिड रहेंगे कि नहीं यही सबके लिए करना है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होता है। ठीक है, इसके बजाय क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। अभी हमने बात की थी, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड। जिस भी तरह का बच्चा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है टीचिंग मटेरियल और बात करें उसी के अकॉर्डिंग उसका असेसमेंट करना चाहिए। सभी को हम एक तरह से नहीं आंक सकते। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आपकी रोट लर्निंग। तो देखिए, रोट लर्निंग अगेन आपका नेगेटिव है। किसी भी सूरत में हम बच्चे को रोट लर्निंग की तरफ नहीं ले जाएंगे, किसी भी सूरत में। ये हर तरह से नेगेटिव होता है। इसके बजाय क्या पॉजिटिव है आपका, मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि बच्चा उसको उसके मीनिंग को समझकर, ठीक है, उसका क्या यूज़ है उसको समझकर अगर उसको कर रहा है तो वो उसके ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, और बच्चे ने रट लिया तो रटा हुआ ज्ञान नहीं चलता, वो कुछ टाइम के बाद दिमाग से निकल जाता है, इरेज हो जाता है। बट बच्चा मीनिंगफुल लर्निंग कर रहा है, उसको समझ के कर रहा है, तो वो चीज़ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बच्चे के दिमाग में रहेगी, उसे वो नहीं भूलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कहाँ से आ जाता है बार बार। नेक्स्ट है आपका, देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टीचर सेंटर्ड। ठीक है, तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम अगेन आपका नेगेटिव होता है। क्लासरूम आपका यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, लर्नर सेंटर होना चाहिए। ठीक है, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो आपका स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका क्लासरूम होना चाहिए, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अ, जहाँ पे बच्चा एक्टिव है। टीचर सेंटर का मतलब क्या है, जहाँ पे टीचर एक्टिव है। जैसे अगर हम बात करें लेक्चर मेथड की, ठीक है, तो लेक्चर मेथड जो है क्लासरूम में वहाँ पे जो है नेगेटिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें टीचर जो है वो बोलता रहता है और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पैसिव होकर उनकी बात को सिर्फ सुनते रहते हैं। तो टीचर सेंटर जो है अप्रोच जो है वो नेगेटिव मानी जाती है। इसके बजाय बच्चा एक्टिव जितना होगा, जितना बच्चा करके सीखेगा, आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी यही कहती है, जितना बच्चा करके सीखेगा उतना बच्चा एक्टिव रहेगा, जितना एक्टिव रहेगा उतनी नॉलेज जो है बच्चा गेन करेगा। ठीक है, तो आपका जो क्लासरूम है वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। क्लियर? नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, और आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो देखिए, जो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो आपका नेगेटिव होता है। ये मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप में से किसी ने देखी है तो ये सारे जितने में आपके कीवर्ड्स, अगर टैग वर्ड्स आप इन्हें कहें, ये सारे कहीं ना कहीं वीडियो के थ्रू मैंने आपको सारे बताए हैं। ठीक है, बट इस वीडियो में बताने का ये पर्पस है कि जो स्टूडेंट्स उतनी प्रैक्टिस नहीं भी कर पाए हैं तो इस वीडियो का वो कर लेते हैं तो इनफ है, पक्का फॉर श्योर उनका जो एग्जाम है वो 100% निकलेगा। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सीटेट जो है वो इन्हीं टैग वर्ड्स पर काम करता है, इससे बाहर नहीं जाता है। क्लियर? तो कम टाइम में भी अगर आपने तैयारी की है तो भी 100% आपका सीटेट जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो जो आपके बाह्य अभिप्रेरक होते हैं। जैसे अगर आप बात बच्चे को चॉकलेट दिखाकर पढ़ा रहे हैं कि बेटा आप ये लर्न कर लो, आपको चॉकलेट मिलेगी, आप ये काम कर लो, आपको टॉफी मिलेगी। ठीक है, आपको ट्रॉफी मिलेगी, आपको इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप फर्स्ट आओगे। तो ये सब क्या है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इसके बजाय इंट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक होता है जब जिसका रीजन अंदर होता है। बच्चा जब अपनी इच्छा से पढ़ता है, आपने बच्चे को मोटिवेट किया कि पढ़ाई आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इसे करते हैं तो आपके पेरेंट्स को कितना अच्छा लगता है, आपके टीचर्स को कितना अच्छा लगता है, और आप खुद कितना अच्छा फील करते हैं। तो उसमें बच्चे का जो ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा, बच्चा अंदर से फील करेगा कि हाँ, सच में बात तो सही है कि ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिट है। और जब बच्चा इंजॉय से पढ़ता है, ठीक है, खुश होकर पढ़ता है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। और जब बाहर के किसी भी एस्पेक्ट से वो पढ़ रहा है, चाहे वो मार्क्स लाना, चाहे वो किसी भी टॉफी के लिए, ट्रॉफी के लिए या चॉकलेट्स के लिए पढ़ना, ये सब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। क्लियर? आई होप आपको ये दोनों भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है आपका डी कॉन्टेक्स्ट और आपका कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है बच्चे को संदर्भ में पढ़ाना। ठीक है, संदर्भ में मतलब बच्चा जो भी चीजें सीख रहा है वो सारी उसके यूज की हैं। राइट? डी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि उसका कोई अता पता ही नहीं कि आप उसे क्या पढ़ा रहे हैं। क्लियर? तो
अगर बच्चे को आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाएंगे, उसके संदर्भ में पढ़ाएंगे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चा वहाँ से सीखेगा भी ज़्यादा। अगर चीज़ें डी कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, उसके मतलब की ही नहीं है, पता नहीं क्या आप पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसमें बच्चा जो है उतना ना तो एक्टिव होगा, ना उतना वो सीख पाएगा। क्लियर? तो ये दोनों ही बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है, फिर आ गया, वेट प्लीज। यहां तक हमने कर लिया। देखिए नेक्स्ट है आपका बायस। ठीक है, ये बायस वर्ड है ना, ये हर तरह से नेगेटिव है, ये हर तरह से नेगेटिव है। ठीक है, इसका तो हम 99 भी नहीं कर सकते, हर तरह से नेगेटिव है। बायस आप किसी भी तरह से हो सकते हैं। बायस आप इस तरह से भी हो सकते हैं, मान लीजिए कोई टीचर है जो लड़कों लड़कों पर ध्यान देता है या फिर लड़की लड़कियों पर ध्यान देता है, जैसे कि लड़कियां इस काम में अच्छा करती हैं, लड़के इस काम में अच्छा करते हैं, ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, ये काम लड़के नहीं कर सकते, तो इस तरह से आप बायस नहीं हो सकते। या फिर कई टीचर देखे होंगे जो एक ही तरफ रहते हैं, जैसे कि या तो वो लड़कों का ही सपोर्ट करते हैं या फिर लड़कियों का ही सपोर्ट करते हैं, तो ये होता है बायस, जो कि बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। टीचर को जो है सभी बच्चों को इक्वल समझना चाहिए। इसका अपोजिट है इक्वल, जो कि इंपॉर्टेंट है। इक्विटी, इक्वलिटी। अच्छा, इक्विटी और इक्वलिटी में अगर हम बात करें डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए एक मैच चल रहा है, ठीक है, एक मैच चल रहा है और आपने सभी बच्चों को मौका दे दिया कि आप देख सकते हैं, ठीक है, बट उनमें बच्चों की ना हाइट अलग अलग है। क्लियर? उनमें बच्चों की हाइट अलग अलग है। एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है। ठीक है, तीनों को आपने कह दिया कि आप मैच देख सकते हैं, बट जो वहां की बाउंड्री है, ठीक है, वो इतनी है। क्लियर? तो वहां से ये बच्चा तो अच्छे से देख पा रहा है, ये अच्छे से नहीं देख पा रहा है, ये उछल उछल के देख रहा है और ये भी उछल उछल के देख रहा है। तो ये तो है इक्वालिटी, कि आपने सबको मौका दे दिया कि आप देख सकते हैं। इक्विटी क्या कहती है? इक्विटी कहता है इनके अकॉर्डिंग, इनकी नीड के अकॉर्डिंग इनको इक्वल रखना। जैसे आपने इनके नीचे स्टूल लगा दिया, ठीक है, इनको स्टूल लगा दिया, स्टूल लगा दिया तो ये भी देख पा रहा है और ये भी देख पा रहा है। ठीक है, इनकी नीड के अकॉर्डिंग आपने इनको चेयर दे दी, स्टूल दे दिया, कुछ भी दे दिया, जिससे अब ये तीनों ही देख पा रहे हैं। ये होती है आपकी इक्विटी। तो ये बहुत ज़रूरी है, बट क्लास में बायस नहीं रहना है, इक्वलिटी और इक्विटी को यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, नीड के अकॉर्डिंग जो है आप ये यूज़ करेंगे। क्लियर? बायस किसी भी तरह से आप नहीं रहेंगे, किसी भी सूरत में नहीं। क्लियर? और ये भी बायस होती है, कई बार क्या होता है कि क्लास में अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं तो ऑटोमेटिक टीचर का अट्रैक्शन उसकी तरफ चला जाता है और फिर कहीं ना कहीं टीचर का फोकस उस बच्चे पर रहता है, तो वो भी बायस होता है। ठीक है, आप इस तरह से भी नहीं कर सकते, किसी भी तरह का, चाहे कलर के बेस पे, चाहे उनके आईक्यू के बेस पे, किसी भी बेस पे आप बच्चे को बायस नहीं कर सकते, किसी भी तरह से आप ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये वर्ड भी आपका नेगेटिव है। नेक्स्ट है आपका नेग्लेक्ट ऑफ ऑल नॉलेज और बिल्ड ऑन ऑल नॉलेज। तो देखिए जब बच्चा घर से आता है तो उसकी जो पुरानी नॉलेज है, जो वो बच्चा लेकर आया है, उसकी उस नॉलेज को नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसी के ऊपर आपको बिल्ड करना है। बिल्ड ऑन ओल्ड नॉलेज, जो वो लेकर आया ना, उसी के साथ उसको पढ़ाना है आपको। ठीक है, अब जैसे बच्चा स्कूल में आया और आप, बच्चा बिल्कुल हिंदी बोल रहा है या फिर लोकल लैंग्वेज बोल रहा है और आप उससे बात करना चाह रहे हैं स्टार्टिंग में ही इंग्लिश में, तो वहां बच्चा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा, उतना जो है वो नहीं सीख पाएगा। तो बच्चा जो लेकर आया ना, उसके साथ बच्चे को पढ़ाएं, उसकी पुरानी नॉलेज को नेगलेक्ट ना करें। क्लियर? तो अगेन यहाँ पे नेगलेक्ट करना ओल्ड नॉलेज को, ये आपका नेगेटिव है, और बिल्ड ऑन ओल्ड नॉलेज, उसके ऊपर ही बिल्ड करना उसकी आगे वाली लर्निंग को, वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप। अब ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? जेंडर स्टीरियोटाइप होता है जो पहले से चली आ रही है। जैसे कि अगर हम बात करें अगर बात करें कि लड़कियां जॉब नहीं कर सकती, ठीक है, लड़कियां जींस नहीं डाल सकती, ठीक है, तो ये क्या है? ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। ये कहीं ना कहीं प्री कंसीव होती हैं ये चीजें, जो पहले से चली आ रही हैं। ठीक है, इसके बजाय क्या करना चाहिए? और हाँ, कि अगर कहते हैं ना कि जो लड़कियां हैं वो अगर बात बात करें कि बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकती, तो इस तरह से ये क्या है? ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है, ये अगर हम बात करें, अगर आप सिर्फ लड़कों की बात करें कि हाँ, लड़के जो हैं, लड़कों को पिंक कलर क्यों पसंद है, वो तो लड़कियों को पसंद है, ठीक है, लड़कियों को पसंद होता है, तो ये सारी जेंडर स्टीरियोटाइप है। लड़की को आप दे रहे हैं टॉय कि हाँ आप तो डॉल से ही खेलेंगे, आप कार नहीं ले सकते, और लड़के को आप कार दे रहे हैं कि आप डॉल नहीं ले सकते, तो ये सब जेंडर स्टीरियोटाइप होता है।
क्लियर। इसके बजाय आपको क्या यूज करना चाहिए, इसके बजाय आपको यूज करना है जेंडर इक्विटी। उनके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग जो है आपको जेंडर इक्विटी करनी चाहिए, ठीक है। जहां आपको जरूरत पड़े उसके हिसाब से आप जो है उनको इक्वल रखेंगे, क्लियर। तो ये होता है आपका जेंडर इक्विटी, क्लियर। और जेंडर स्टीरियोटाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। और जेंडर से तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका हर बार आता है और इसी पे बेस होता है, ठीक है। इजी सा ही क्वेश्चन होता है, बट जिनको इन एस्पेक्ट के बारे में नहीं पता वो हमेशा इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो प्लीज इस क्वेश्चन को गलत ना करें, हर बार आता है। नेक्स्ट है आपका लर्निंग जो है वो लीनियर प्रोसेस और लर्निंग स्पाइरल। तो देखिए अगर हम बात करें तो लर्निंग जो है लीनियर नहीं होती। मतलब अगर हम बात करें लर्निंग बिल्कुल सीधी ही चलती रहे, ऐसा नहीं है। लर्निंग आपकी स्पाइरल होती है। मतलब कभी कभी सीखा, कभी कंफ्यूज हुए, फिर आपने और नॉलेज आगे की, फिर आपको लगा कि हाँ कुछ कंफ्यूजन है, फिर आप आगे बढ़े, तो स्पाइरल चलती है आपकी लर्निंग, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आपको ऑप्शन में इस टाइप का वर्ड दिखे कि लर्निंग जो है वो लीनियर है, रेखीय है, एक ही तरह से चलती रहती है, तो ये नेगेटिव है, ठीक है। लर्निंग आपकी स्पाइरल चलती है, क्लियर, ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आ गया, कोई नहीं, आने दो, हटा देते हैं। अब है आपका, देखिए, इनएक्टिव प्रोसेस और एक्टिव डिस्कशन। तो देखिए इनएक्टिव, इनएक्टिव क्या है, निष्क्रिय प्रोसेस। तो जो लर्निंग है ना आपकी वो इनएक्टिव प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर बात करें हम कि अभी मैंने दिया था ना आपको एग्जांपल लेक्चर मेथड का, कि जो लेक्चर मेथड होता है उसमें क्या होता है, बच्चा आपका पूरी तरह से इनएक्टिव होता है, वो सिर्फ बैठकर सुनता रहता है, क्लियर। ये बच्चों की बात हो रही है, ध्यान रखना, आपकी नहीं। अब आप क्या कर रहे हैं, वीडियो को बैठ के सुनी तो रहे हैं, क्लियर, देख ही तो रहे हैं। तो यहाँ पे आप पूरी तरह से अगर हम बात करें कि इनएक्टिव प्रोसेस में हो सकते हैं, बट पूरी तरह से नहीं है क्योंकि आपको दिखाया भी जा रहा है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे लेक्चर मेथड की अगर बात करें, टीचर बोले जा रहा है बोले जा रहा है, कहीं पर कहीं ना कहीं वो इनएक्टिव प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बजाय बच्चे को एक्टिव रखना है, उसको डिस्कशन में इन्वॉल्व रखना है। जितना बच्चा एक्टिव रहेगा, जितना बच्चा करके सीखेगा, इतना वो उस प्रोसेस में नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव और डिस्कशन इस टाइप के वर्ड आपको जहाँ पे भी दिखते हैं, ठीक है, बच्चे को एक्टिव रखना चाहिए। जो भी ऑप्शन आपका बच्चे की भलाई में है, जो भी ऑप्शन बच्चे को एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है, वो ऑप्शन पॉजिटिव है। और जो बच्चा ऑप्शन जो है बच्चे को निष्क्रिय दिखा रहा है, इनएक्टिव दिखा रहा है, और अगर बात करें कि लग रहा है कि हाँ मतलब ये कहीं ना कहीं बच्चे के अगेंस्ट है ये, तो वो आपका नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो इस बात को बिल्कुल भली बात ही आपको ध्यान रखना है, इस बात में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए नेक्स्ट है परफॉर्मेंस गोल और आपका होता है मास्टरी गोल। तो परफॉर्मेंस गोल अगेन आपके वही हो जाते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वाले, कि बच्चा जो है वहाँ पे मार्क्स के लिए पढ़ रहा है कि मुझे तो 100% लाने हैं, मुझे तो 80% लाने हैं, मुझे तो 90% लाने हैं। इसके लिए जब बच्चा पढ़ता है तो देखिए कहीं ना कहीं वो चीज़ों को रटता है, ठीक है। जबकि जब बच्चा मास्टरी गोल की तरफ जाता है, जब बच्चे को उस चीज़ में मास्टरी करनी है, तो बच्चा अंदर से खुश होकर पढ़ता है। बच्चा उसके हर एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करेगा। यहाँ तो बच्चा सिर्फ ये जानेगा कि इतने मार्क्स लाए कैसे जाएं। जैसे कि आप सब अब ढूंढ रहे होंगे कि 90% मार्क्स कैसे लाए जाएं, या फिर 110 मार्क्स कैसे लाए जाएं, इस तरह से। और जो मास्टरी कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है इस फील्ड में जो अपना आगे फ्यूचर ढूंढ रहे हैं, तो वो इन मार्क्स के पीछे है ही नहीं, वो इन मार्क्स से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। तो वो होता है मास्टरी गोल। तो बच्चे को हम मास्टरी गोल की तरफ लेके जाएंगे, ना कि परफॉर्मेंस गोल की तरफ, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, बच्चे सबके घर में होते हैं, तो सॉरी फॉर दैट। तो देखिए हम बात कर रहे थे आपकी इसकी, ठीक है, मास्टरी गोल की। तो हमें बच्चे को मास्टरी गोल की तरफ लेकर जाना है, परफॉर्मेंस गोल की तरफ नहीं लेकर जाना है, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारे टैग वर्ड्स, अगर हम बात करें कीवर्ड्स, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि आपका एग्जाम बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, अगर आपने तसल्ली से इस वीडियो को देखा है। 90, ओनली 90 मार्क्स आपको लाने होते हैं, ठीक है। और यही सारे टैग वर्ड्स अगर आपने दिमाग में रखे तो 90+ आपके मार्क्स 100% आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है,
ठीक है, ये मानकर ना चलें कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आप इसी वीडियो के भरोसे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने बहुत कुछ पढ़ा है और जो पढ़ा है उसमें आपने ये ऐड ऑन कर लिया है, और ये जो आपने ऐड ऑन किया है ये आपका फॉर श्योर 100% आपको हेल्प करेगा। और 90 प्लस मार्क्स अगर हम बात करें 110 तक आपके आराम से आ जाएंगे, आराम से, कहीं नहीं गए। क्लियर। और उसके साथ साथ अगर CDP की जो है मैंने जो है प्रीवियस ईयर अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आप उन्हें ज़रूर विजिट करें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। ठीक है, और बीच बीच में उनमें ये भी बताया है कि किस तरह से आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगेन आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो कम आती हैं बट जितनी आती हैं आपके काम की आती हैं। क्लियर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। ठीक है, और अगेन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।